सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, तो रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि एक से ज़्यादा बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चालू करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, याद में रख लेना है। उसने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटल्य भी कहा जाता है। कौटल्य और उनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त, यानी चाणक्य, कौटल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें कौटल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को कौटल्य भी कहा जाता है और उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया। तो वो नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, नंद वंश की राजधानी क्या थी। तो वो थी पाटलिपुत्र। नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि अब आधुनिक नाम उसका है पटना, और पहले नाम था उसका पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो वो भी थी पाटलिपुत्र। नंदवंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया तो उसकी राजधानी फिर पाटलिपुत्र ही बनी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ। तो वो हुआ था 321 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो था मेगस्तनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्तनीज भारत आया था। वो था विदेशी यानी यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो आया था। अगला प्रश्न है कि मेगस्तनीज ने किस ग्रंथ की रचना की। तो सही जवाब है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी मेगस्तनीज ने। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। मेगस्तनीज ने रचना की थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, जो कि एक यूनानी शासक था। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था। तो इसका सही जवाब है सिकंदर। सेल्यूकस निकेटर का सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था। तो वो जैन धर्म को अपनाया था। याद में रख लेना है, जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बाद में उन्होंने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित था, वहाँ पर जाकर उन्होंने भूख की यानी उपवास की अवस्था में अपना प्राण त्याग दिया था, जिसे संलेखना कहा जाता है जैन धर्म में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास कहाँ लिया। तो उन्होंने श्रवण बेलगोला में संन्यास लिया था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रवण बेलगोला। अब अगला प्रश्न है मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। तो वो था अर्थशास्त्र। मौर्य काल में प्रशासन का जो प्रमुख ग्रंथ था वो था अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब है चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अगला प्रश्न है मौर्य काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। मौर्य काल की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या माना जाता है। तो वो सिंह को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह है वो सिंह को माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में भूमि कर क्या कहलाता था।
तो उसे भाग कहते थे। मौर्य काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो चाणक्य को। गुप्त काल में गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रमुख है वो चाणक्य को माना जाता है ना। चाणक्य ने ही गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी उसने ही आइडिया दिया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में जो सबसे बड़ा नगर था वो था तक्षशिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था? तो वो नागरिक के अधीन था। मौर्य काल में नगर प्रशासन जो था वो नागरिक के अधीन था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेनापति। मौर्य काल में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो सेनापति कहलाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कर संग्रह का अधिकारी कौन था? ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वो था राजा। मौर्य काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था राजा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में ग्राम का प्रधान कौन कहलाता था? तो वो ग्रामिक कहलाता था। मौर्य काल में ग्राम प्रधान जो है वो ग्रामिक कहलाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राज्य के प्रांत क्या कहलाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनपद। मौर्य काल में राज्य के प्रांत जो है वो जनपद कहलाते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या था? तो वो था सेड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वो मसाले भी थे, रेशम थे और हाथीदांत, ये तीनों थे मौर्य काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किस उद्देश्य से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उनका उद्देश्य था व्यापार करना, सेना के आवन जावन और प्रशासन, ये तीनों के लिए था मौर्य काल में सड़कों का निर्माण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी मौर्य काल में सड़कों का निर्माण का उद्देश्य था सभी के लिए। ऑप्शन, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोर थी। मौर्य काल में जो दंड व्यवस्था थी वो बेहद कठोर थी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? तो वो था भूमि कर। याद में रख लेना है कि मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कर था भूमि कर। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सिंचाई की देखरेख कौन करता था? तो वो सिंचाई अधिकारी करता था। मौर्य काल में सिंचाई की जो देखरेख है वो सिंचाई अधिकारी करता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही जवाब है कृषि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौर्य काल में राज्य की आय का जो स्रोत था, प्रमुख स्रोत, वो कृषि था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में किसानों की सहायता कौन करता था? तो वो राज्य करता था। मौर्य काल में किसानों की सहायता जो है वो राज्य करता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अकाल राहत की व्यवस्था किसने की? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल में अकाल राहत की जो व्यवस्था है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सेना के कितने अंग थे? तो वो टोटल 6 अंग थे। मौर्य काल में सेना के 6 अंग थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य सेना के अंग कौन कौन से थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ और नौसेना, ये जो थे वो तीनों जो भी ऑप्शन में दिए है ए बी सी में मौर्य सेना के अंग थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा कौन करता था?
तो वो नगरक करता था। मौर्य काल में नगरों की जो सुरक्षा है वो नगरक करता था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो एक मध्यम स्थिति थी। मौर्य काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो ज़्यादा खराब नहीं थी और ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी, एक मध्यम थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो ये इम्पोर्टेंट है, याद में इसे रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुकुल। मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख माध्यम था वो था गुरुकुल। अगला प्रश्न, मौर्य काल में विवाह प्रचलन कैसा था? तो बहुविवाह और एक विवाह ये दोनों था। बहुविवाह और एक विवाह दोनों था मौर्य काल में विवाह का प्रचलन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में दास प्रथा थी या नहीं थी? थी, लेकिन सीमित रूप में थी। मौर्य काल में जो दास प्रथा थी वो सीमित रूप में थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा था। मौर्य काल में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो था राजा। अगला प्रश्न है मौर्य काल में कानून का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है वो था अर्थशास्त्र। मौर्य काल में जो कानून का आधार था वो था अर्थशास्त्र। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कर की लगभग कितनी थी? कर की दर लगभग कितनी थी? तो वो था 1/6 भाग था मौर्य काल में कर की लगभग दर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में पशुपालन का महत्व क्यों था? तो वो भोजन के लिए, कृषि के लिए और व्यापार के लिए था मौर्य काल में पशुपालन का महत्व। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी भोजन, कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में नगरों का वर्णन किसने किया? तो वो इत्सिंग ने किया था। मौर्य काल में नगरों का वर्णन जो है वो इत्सिंग ने किया था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में जो सबसे शक्तिशाली सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने मजबूत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो मजबूत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रांतों का शासन कौन करता था? तो वो कुमार करते थे, यानी राजकुमार करता था मौर्य काल में प्रांतों पर शासन। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषय नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को विषय नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो उसे समाहर्ता कहते थे। मौर्य काल में जो राजस्व विभाग है उसका प्रमुख था समाहर्ता। अब अगला प्रश्न है मौर्य काल में कानून व्यवस्था का अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसे प्रदेष्टा कहते थे। मौर्य काल में कानून व्यवस्था का जो अधिकारी है वो प्रदेष्टा उसे कहते थे। अगला प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गुड़ पुरुष कहते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में क्यों रखा जाता था? तो सही जवाब है संदेह कम होने के कारण। मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में इसलिए रखा जाता था ताकि उन पर संदेह कम हो। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सैनिकों का वेतन किस रूप में मिलता था? तो वो भूमि, अन्न और मुद्रा, ये तीनों रूप में मिलता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सैनिकों की भर्ती कौन करता था? तो सही जवाब है सेनापति। मौर्य काल में सैनिकों की भर्ती जो है वो सेनापति करता था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सड़कों की सुरक्षा कौन करता था? तो वो अंतपाल करता था। मौर्य काल में सड़कों की जो सुरक्षा है वो अंतपाल करता था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा शांति व सुरक्षा। मौर्य काल में विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शांति व सुरक्षा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा?
तो सही जवाब है उनका पुत्र बिंदुसार बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिट्रोकैडस। इमिट्रोकैडस कहते थे बिंदुसार को यूनानी में। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो सही जवाब है डाइमेकस। इन बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत था डाइकेमस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बिंदुसार किस धर्म से प्रभावित थे? तो वो आजीवक धर्म से प्रभावित थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक धर्म से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था? तो वो दक्षिण भारत यानी मैसूर तक किया था बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने किस क्षेत्र को जीत नहीं पाया? तो उसने कलिंग को नहीं जीत पाया। बिंदुसार ने कलिंग को नहीं जीत पाया था। नेक्स्ट, अशोक किस शासक का पुत्र था? तो वो था बिंदुसार का। अशोक जो था वो बिंदुसार शासक का पुत्र था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि अशोक बिंदुसार के समय किस पद पर था? तो अशोक बिंदुसार के समय पर तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार जब शासन में था तब उनका पुत्र जो अशोक है वो तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल था। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की राजधानी क्या थी? तो बिंदुसार की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। बिंदुसार की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी प्रशासनिक स्थिरता। बिंदुसार के शासनकाल की मुख्य विशेषता थी प्रशासनिक स्थिरता। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय व्यापार संबंध किससे थे? तो वो चीन से भी थे, यूनान से भी थे और मिस्र से भी थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि सभी से थे बिंदुसार के समय व्यापार संबंध। अब अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो वो प्राकृत भाषा थी। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन में शांति का मुख्य कारण क्या था? तो वो था मजबूत प्रशासन। बिंदुसार के शासन में शांति का जो मुख्य कारण था वो था एक मजबूत प्रशासन। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय कर व्यवस्था कैसी थी? तो वो काफ़ी संतुलित थी। याद रखना है बिंदुसार के समय कर व्यवस्था काफ़ी संतुलित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहारण। शत्रुओं का संहारक होता है अमित्रघात का अर्थ। अगला प्रश्न है बिंदुसार का शासक किस प्रकार का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीयत्र। बिंदुसार का जो शासन था वो था केंद्रीयत्र प्रकार का। अगला प्रश्न है बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे अमित घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात के नाम से जानते थे बिंदुसार को। अगला प्रश्न है बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन बना? तो वो उनका पुत्र अशोक, सम्राट अशोक बना मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संपर्क किसके बीच में हुआ? तो वो अशोक व उसके भाई के बीच में हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष जो है वो अशोक और उसके भाई के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए किसका वध किया? तो अपने कई भाइयों का वध किया था सम्राट अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए। अपने ही भाइयों को उसने मारा था। अब अगला प्रश्न है बिंदुसार का शासनकाल किस काल में माना जाता है? तो वो 297 से 273, यानी अगर देखा जाए तो 273 और 297 के बीच में ईसा पूर्व में माना जाता है बिंदुसार का शासनकाल। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी?
तो वो हिमालय से मैसूर तक की थी। बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो हिमालय से मैसूर तक की थी। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन में व्यापारिक मार्ग किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वो सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। बिंदुसार के शासन में व्यापारिक मार्ग जो थे वो सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, बिंदुसार के समय प्रशासन किसके सिद्धांतों पर चलता था? तो वो अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर चलता था। बिंदुसार के समय जो प्रशासन है वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चलता था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय किसानों की स्थिति कैसी थी? तो एक संतोषजनक थी, न ज़्यादा खराब और ना ही ज़्यादा बुरा, एक संतोषजनक थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय नगर प्रशासन किसके अधीन था? तो वो नगर के अधीन था। बिंदुसार के समय नगर प्रशासन जो था वो कि नगर के अधीन था। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के समय कौन सा धर्म राजधर्म नहीं था? तो आजीवक, बौद्ध और वैदिक, ये जो तीनों धर्म थे वो राजधर्म नहीं थे बिंदुसार के समय में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जो तीनों दिए हैं वो सभी। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का प्रमुख योगदान क्या माना जाता है? तो माना जाता है दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। बिंदुसार का जो प्रमुख योगदान है वो दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन में सबसे प्रभावशाली मंत्री कौन था? तो वो था राधागुप्त। बिंदुसार के शासन में सबसे प्रभावशाली मंत्री था राधागुप्त। अगला प्रश्न है, राधागुप्त किस शासक का मंत्री था? तो वो बिंदुसार का था। राधागुप्त जो था वो बिंदुसार का शासक मंत्री था। अब अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल किसके समय आया? तो वो सम्राट अशोक के समय आया। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का जो स्वर्णकाल है वो सम्राट अशोक के समय में आया था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो वो थी उत्तराधिकार व्यवस्था। याद में रख लेना है, सबसे बड़ी कमजोरी थी उत्तराधिकार व्यवस्था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय कौन सा क्षेत्र विद्रोही रहा? तो वो तक्षशिला जो था वो विद्रोही रहा बिंदुसार के समय में। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की धार्मिक नीति कैसी थी? तो बहुत ही उदार थी बिंदुसार की धार्मिक नीति। अब अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो वो सम्राट अशोक को भेजा गया। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। बिंदुसार के समय में शिक्षा का जो केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में विदेशी संबंध किससे अच्छे थे? तो यूनान से भी अच्छे थे, मिस्र से और सीरिया, ये तीनों से अच्छे थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के बाद सत्ता संघर्ष में विजयी कौन हुआ? तो वो हुआ था अशोक। सम्राट अशोक विजय हुआ था बिंदुसार के बाद में सत्ता संघर्ष में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने राज्याभिषेक कब किया? तो वो 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने राज्याभिषेक किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वो 273 ईसा पूर्व में हुआ अशोक का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है कि अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो वो था बिंदुसार का। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा माना जाता है? तो वो क्रूर माना जाता है। अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है वो क्रूर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मुख्य बाधा क्या थी? तो उनके भाइयों में संघर्ष थी। मुख्य जो बाधा थी वो थी भाइयों में संघर्ष। अगला प्रश्न है कि अशोक के जीवन की निर्णायक घटना कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग का जो युद्ध हुआ वो अशोक के जीवन की निर्णायक घटना थी। याद में रख लेना है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था?
तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो मौर्य की विजय, अत्याधिक रक्तपात और अशोक का हृदय परिवर्तन, ये 3 चीज़ों की वजह से कलिंग का युद्ध जो है वो प्रसिद्ध है। पहला तो उसमें मौर्य जीते थे, यानी सम्राट अशोक जीते थे, और अत्याधिक रक्तपात हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, और अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था उनको देखकर, यानी इतने रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि ए बी सी तीनों भी सही है, यानी तीनों भी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने किस नीति को अपनाया था? तो वो था धम्म विजय को। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने धम्म विजय नीति को अपनाया था। अब अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था नैतिक जीवन। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक जीवन। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म में किस पर बल दिया गया? तो वो अहिंसा पर दिया गया, करुणा पर और सहिष्णुता, ये तीनों पर बल दिया गया अशोक के धम्म में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों सभी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा में। अशोक के जो शिलालेख है वो मुख्यतः रूप से प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी, ये तीनों भाषा में है अशोक के अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी भाषा में है अशोक के अभिलेख। अगला प्रश्न है अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो टोटल 14 है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की जो संख्या है वो टोटल 14 है। अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो 7 मानी जाती है। अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार कैसे किया? तो उसने शिलालेखों द्वारा किया था, स्तंभ लेखों द्वारा और धर्म प्रचारकों द्वारा। तो ये तीनों द्वारा किया था उसने, शिलालेखों द्वारा, धम्म स्तंभ लेखों द्वारा और धम्म प्रचारकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी तीनों के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त उपाधि क्या है? तो वो है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त उपाधि। अगला प्रश्न है कि प्रियदर्शी उपाधि किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सम्राट अशोक से। प्रियदर्शी उपाधि जो है वो सम्राट अशोक से संबंधित उपाधि है। अगला प्रश्न है कि अशोक का धम्म किससे भिन्न था? तो वो था बौद्ध संघ के नियमों से। अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध संघ के नियमों से भिन्न था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अशोक ने किसे धम्म महामात्र नियुक्त किया? तो वो अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक ने धम्म महामात्र जो है वो अधिकारियों को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था धम्म का प्रचार व कल्याण। धम्म का प्रचार व कल्याण था धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उद्देश्य। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के समय राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। अशोक के समय राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का संबंध किससे था? तो वो था नैतिक आचरण से। अशोक के धम्म का जो संबंध था वो नैतिक आचरण से था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अनुसार सबसे बड़ा विजय कौन सी थी? तो वो थी धम्म विजय। अशोक के अनुसार जो सबसे बड़ी विजय थी वो थी धम्म विजय, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने पशु बलि पर क्या नीति अपनाई? तो पशु बलि को उसने प्रतिबंध लगाया था, उस पर बैन कर दिया था अशोक ने। पशु बलि पर उसने बैन कर दिया था। अगला प्रश्न, अशोक ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई थी?
तो वो थे कैदी के। अशोक ने कैदी वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी उदार। याद में रख लेना है, अशोक के समय में जो न्याय व्यवस्था थी वो थी उदार। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने कारागार सुधार क्यों किए? तो वो धम्म के कारण किए थे। अशोक ने कारागार सुधार जो है वो धम्म के कारण किए थे। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने कितने वर्षों बाद मृत्यु दंड में छूट दी? तो वो 3 वर्षों बाद मृत्यु दंड में छूट दी थी अशोक ने। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने किसे श्रीलंका धम्म प्रचार हेतु भेजा था? तो उसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका धम्म प्रचार हेतु भेजा था। अगला प्रश्न है कि संघमित्रा कौन थी? तो संघमित्रा थी अशोक की पुत्री। याद में रख लेना है, संघमित्रा थी अशोक की पुत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघमित्रा श्रीलंका क्यों गई थी? तो वो बोधि वृक्ष ले गई थी, बोधि वृक्ष को लेकर गई थी और वहाँ पर धम्म प्रचार भी करने गई थी। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था नालंदा, सांची और सारनाथ। नालंदा, सांची और सारनाथ, ये तीनों थे बौद्ध के समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब है पॉलिशदार पत्थर। अशोक के स्तंभों की विशेषता है पॉलिशदार पत्थर। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में निर्मित प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप है, भरहूत स्तूप है और सारनाथ स्तूप है। तो ये तीनों स्तूप है अशोक के काल में निर्मित प्रसिद्ध स्तूप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ स्तंभ में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उन्हीं की याद में सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में किस युद्ध का उल्लेख है? तो इसका वो सही जवाब हो जाएगा कलिंग के युद्ध का। अशोक के अभिलेखों में कलिंग युद्ध का अभिलेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि अशोक के समय विदेशी संबंध किससे थे? तो वो यूनान से भी थे, सीरिया से भी थे और मिस्र से भी थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि सभी के साथ में थे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किसे भाई कहकर संबोधित किया था? तो उसने विदेशी राजाओं को भाई कहकर संबोधित किया था। याद में रख लेना है, अशोक ने विदेशी राजाओं को भाई कहकर संबोधित किया था। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में कितने विदेशी राजाओं का उल्लेख है? तो वो टोटल 5 राजाओं का उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में। अगला प्रश्न है अशोक का शासन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो वो धम्म, अशोक का जो शासन था वो धम्म सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है अशोक ने सर्वप्रथम कहाँ धम्म प्रचार किया? तो उसने कलिंग में, अशोक ने कलिंग में सबसे पहले धम्म प्रचार किया था। अगला प्रश्न, अशोक ने प्रशासन में किसे महत्व दिया? तो वो नैतिकता को महत्व दिया था। अशोक ने प्रशासन में नैतिकता को महत्व दिया। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन में धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी? तो ये पूर्ण थी। अशोक के शासन में धार्मिक जो सहिष्णुता थी वो पूर्ण थी। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो सही जवाब है सभी वर्ग पर पड़ा था, जबकि केवल भिक्षु, केवल किसान और केवल व्यापारी नहीं, ये तीनों पर पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी वर्ग, यानी भिक्षु वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग पर। अशोक ने किसे राज्य का वास्तविक आधार माना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रजा को। अशोक ने प्रजा को राज्य का वास्तविक आधार माना था, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या था? तो राजा
का कर्तव्य था कि प्रजा का कल्याण करना। अशोक के अनुसार राजा का जो कर्तव्य था वो था कि कल्याण करना, किसका? प्रजा का। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन में हिंसा के प्रति दृष्टिकोण कौन सा था? तो सही जवाब है विरोध। अशोक के शासन में हिंसा के प्रति दृष्टिकोण था विरोध का। अगला प्रश्न है कि अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे देवानामप्रिय प्रियदर्शी, देवानामप्रिय और प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है सम्राट अशोक को। अगला प्रश्न है कि अशोक के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा उनका पौत्र, यानी उनका जो पौत्र था वो बैठा था, उनका पोता दशरथ बैठा था अशोक के बाद में मौर्य सिंहासन पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ किस शासक का पुत्र था? तो सही जवाब है तिलव। दशरथ जो था वो तिलव शासक का पुत्र था, यानी अशोक का पुत्र था तिलव और तिलव का पुत्र था दशरथ। तो याद में रख लेना है, जो दशरथ था वो सम्राट अशोक का पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ के समय मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? तो कमज़ोर हो गई थी। दशरथ के समय में मौर्य साम्राज्य की स्थिति जो है वो कमज़ोर थी। अगला प्रश्न है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था विदेशी आक्रमण, विदेशों से आक्रमण हो रहे थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी था और आर्थिक संकट। ये तीनों कारण थे अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी सभी, ABC सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के उत्तराधिकारियों में कौन सबसे अधिक बौद्ध धर्म समर्थक था? तो वो था संप्रति था अशोक के उत्तराधिकारियों में बौद्ध धर्म का समर्थक। अब अगला प्रश्न है कि संप्रति किस धर्म का प्रचारक माना जाता है? तो वो जैन धर्म का प्रचारक माना जाता है। संप्रति जो है वो जैन धर्म का प्रचारक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला प्रश्न, बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की जो हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो शुंग वंश ने किया था। अगला प्रश्न है कि बृहद्रथ की हत्या कब हुई? तो वो हुई थी 185 ईसा पूर्व में हुई थी बृहद्रथ की हत्या। अगला प्रश्न है कि पुष्यशुंग मित्र ने किस वंश की स्थापना की? तो वो जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? तो वो हुआ था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मौर्य साम्राज्य का पतन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य कालीन कला को किस नाम से जाना जाता है? तो वो मौर्य कला नाम से जाना जाता है। मौर्य कालीन कला को मौर्य कला के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सही जवाब है वो थी पॉलीज़ार पत्थर। मौर्य कला की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी पॉलीज़ार पत्थर। अगला प्रश्न है कि मौर्य स्तंभों की चमक किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो विशेष पॉलिश से प्रसिद्ध है। याद में रख लेना है, मौर्य स्तंभों की जो चमक है वो विशेष पॉलिश से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सारनाथ में। मौर्य काल का जो प्रसिद्ध स्तंभ है वो है सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया माना जाता है? तो वो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है, ऐसा माना जाता है अशोक ने। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने कराया था? तो वह है सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का जो मूल निर्माण है वो सम्राट अशोक द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है कि बरहूत स्तूप किस काल से संबंधित है, तो वो संबंधित है मौर्य काल से। बरहूत स्तूप का संबंध है मौर्य काल से। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में मूर्तियां मुख्यतः किस पदार्थ की बनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर से। मौर्य काल में मूर्तियां जो है वो मुख्य रूप से पत्थर से बनी थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। मौर्य काल में शहरीकरण का जो प्रमुख कारण था वो था व्यापार। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सड़क निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था सेना व व्यापार। मौर्य काल में सड़क निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सेना व व्यापार। अगला प्रश्न है मौर्य काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था, तो वो था केंद्रीयकृत। केंद्रीयकृत था मौर्य काल में प्रशासन का स्वरूप। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राजा को किस रूप में माना जाता था, तो उसे प्रजा सेवक के रूप में माना जाता था। मौर्य काल में राजा को प्रजा सेवक के रूप में मानते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था, तो इसका सही जवाब है नगरक के अधीन था। मौर्य काल में नगर प्रशासन जो था वो नगरक के अधीन था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था, तो वो होता था ग्रामीक। मौर्य काल में ग्राम का जो प्रमुख है वो ग्रामीक होता था। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी, तो वो थी 1/6 भाग था मौर्य काल में भूमि कर की दर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वो दक्षता के लिए प्रसिद्ध थी। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था जो है वो दक्षता के लिए प्रसिद्ध थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रमुख विदेशी लेखक कौन था, तो वो था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज की रचना का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है इंडिका। मेगस्थनीज नामक जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज जो है उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। मौर्य काल में प्रमुख व्यवसाय था कृषि। अगला प्रश्न, मौर्य काल में दास प्रथा कैसी थी, तो वो सीमित रूप में थी। मौर्य काल में जो दास प्रथा थी वो सीमित रूप में थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में धार्मिक सहिष्णुता किसने अपनाई, तो वो चंद्रगुप्त ने भी अपनाई थी, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी सभी ने अपनाई थी। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय में हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है अशोक के समय में हुआ था। मौर्य काल में बौद्ध का जो सर्वाधिक प्रसार है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब मौर्य काल में जैन धर्म का विशेष संरक्षक किसने किया, तो वो संप्रति ने किया था। मौर्य काल में जैन धर्म का जो विशेष संरक्षण है वो संप्रति ने किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो वो अमात्य कहा जाता था। मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, तो वो होता था राजा। मौर्य काल में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो होता था राजा। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कानून का आधार क्या था, तो वो था धर्म। मौर्य काल में कानून का आधार था धर्म। अगला प्रश्न, मौर्य काल में कर व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही संतुलित थी। मौर्य काल में जो कर व्यवस्था थी वो संतुलित थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग किससे जुड़े थे, तो वो भारत व विदेश से जुड़े थे। भारत व विदेश से जुड़े थे मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग।
अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो वो सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों के बने होते थे और इन्हें पन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सबसे प्रमुख कर कौन सा था? तो वो था भूमि कर। मौर्य काल में सबसे प्रमुख कर था भूमि कर। अब अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास किसने कराया? तो वो राज्य ने कराया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिल्पकारों को क्या कहा जाता था? तो वो श्रेणी कहा जाता था। मौर्य काल में शिल्पकारों को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में श्रेणियों किससे संबंधित थी? तो व्यापार और शिल्प से संबंधित थी। मौर्य काल में श्रेणियाँ जो थी वो व्यापार और शिल्प से संबंधित थी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।